हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 1 मॉड्यूल डी यूनिट 14 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच, जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है अदर पार्टी को कि वो इंडेमनीफाई करेगी किसी भी फाइनेंशियल लॉस को अगर अदर पार्टी को होता है तो। और इसके बदले में जो अदर पार्टी है वो फर्स्ट पार्टी को क्या देगी, एक प्रीमियम देगी, कुछ पेमेंट देगी, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमियम। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का दोनों पार्टीज के बीच, दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को गवर्न करते हैं। जो बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस है बेसिकली वो किसी भी एसेट या लाइफ की इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है, बस समझ गए। मतलब लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ मिल जाएगी वापस, आपको उसकी जो इकोनॉमिक लॉस होगा उस लाइफ के लूज होने से, उस व्यक्ति के जाने से, वो इकोनॉमिक लॉस फुलफिल किया जाएगा, बस इतनी बात होती है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें कुछ और प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होते हैं, जैसे कि द प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। तो जो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक वॉलेंटरी ड्यूटी है जो भी इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहा है उसकी, कि वो अपने सारे डिटेल्स को डिस्क्लोज करेगा एक्यूरेटली और कंप्लीटली, और जो भी मटेरियल फैक्ट्स होंगे रिगार्डिंग द रिस्क इन्वॉल्व उन सबको बताएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्ट या मटेरियल अगर छुपाया जाता है अनइंटेंशनली तो भी वो इंश्योर्ड की ही गलती मानी जाएगी। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर छुपाई गई गलती और बाद में उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई तो दैट इज, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो पॉलिसी है, वो वॉइडेबल हो जाएगी, यानी कैंसिल मान ली जाएगी। इसीलिए आपने कभी भी देखा हो कई बार इंश्योरेंस में क्लेम सेटल नहीं होते, बिकॉज कोई ऐसी बात निकल के आ जाती है जो कि पहले बतानी चाहिए थी क्लेमेंट को, लेकिन उसने नहीं बताई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले। जो भी प्रपोज इंश्योर्ड होगा वो हर एक सवाल का एक्यूरेट आंसर देगा एप्लीकेशन फॉर्म में, अपनी पर्सनल फैमिली हिस्ट्री, हैबिट्स, एम्प्लॉयमेंट, स्मोकिंग हैबिट्स, ड्रिंकिंग हैबिट्स, इंश्योरेंस ऑलरेडी अगर कोई और चल रहा है तो उसके बारे में ये सब कुछ बता के रखेगा। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर बैंकिंग यूट्यूब चैनल, दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। इसके अलावा कोई भी अगर कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल किया जाएगा, कोई भी फैक्ट्स छुपाए जाएंगे तो दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल। उसको भले ही अनइंटेंशनल है कि उसको माना इंटेंशनल जाएगा। दूसरा होता है फिर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सिंपली मीन्स है राइट टू इंश्योर, मतलब हर किसी के पास एक राइट है कि वो अपना इंश्योरेंस करवा सकता है। पॉलिसी होल्डर जो होगा उसका कोई भी पिक्यूनरी या मॉनिटरी इंटरेस्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें, उसमें वो इंश्योरेंस करवा सकता है। मतलब कैसे देखा जाए, जैसे कि ये नहीं कि आपने पड़ोसी के मकान, आप ताजमहल का इंश्योरेंस नहीं करा सकते, क्यों? क्योंकि आप उसके ओनर नहीं है, समझ गए? ऐसे मत समझिए। आप गए और आपने कहा अंबानी के घर का इंश्योरेंस कर दीजिए, आप नहीं कहते क्योंकि यू आर नॉट अंबानी, समझ गए? तो मैं कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आपका वो प्रॉपर्टी खुद की होनी चाहिए, या उस प्रॉपर्टी के डैमेज होने से आपको फर्क पड़ना चाहिए, तभी आप इंश्योरेंस उसका करवा सकते हैं। आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, पड़ोसी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, और करवाएंगे भी तो उसमें कुछ मिलना नहीं है क्लेम में। इंश्योरेबल इंटरेस्ट नॉर्मली अराइज होता है ओनरशिप से, मतलब जिसकी ओनरशिप है, कार घर जिसका है वही अपना उसका इंश्योरेंस करा सकता है, ये कहा गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी का मतलब होता है कि कोई भी सिक्योरिटी है, अगर उसमें कोई डैमेज, जो जिस चीज़ का भी इंश्योरेंस किया गया है उसमें कोई डैमेज हो या उसका कोई लॉस हो या कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो उसको इंडेमनीफाई कौन करेगा? इंश्योरर, यानी कंपनी उसको इंडेमनीफाई करेगी, यानी फुलफिल करेगी, कंप्लीट करेगी। इंडेमनिटी जो है उसका बेसिकली उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति को पुरानी स्थिति में वापस ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास घर है, आपके पास बिजनेस है, ठीक है, आपने उस बिजनेस का फायर इंश्योरेंस करा रखा है। अब अगर उसमें आग लग गई तो आपकी तो कमाई बंद हो जाएगी, फिर आप कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? तो इसका मतलब यह है इंडेमनिटी मतलब पहले ही कंडीशन वापस ले आएगा, मतलब जो भी उस आग लगने से लॉस हुआ उस लॉसेस को कौन इंडेमनीफाई करेगा? इंश्योरेंस कंपनी, जिससे कि आप एज इट इज बिफोर वाली कंडीशन में वापस आ जाए। ये मतलब होता है इंश्योरेंस इंडेमनीफाई का बेसिकली। लाइफ इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, मतलब जैसे अब आपका प्रॉपर्टी लॉस होगा, आपका मॉनेटरी लॉस होगा, तब तो वो फुलफिल कर दिया जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियली ही लॉस के रिकवर किया जाएगा। जो लाइफ लॉस हुआ है वो कोई भी इंडेमनीफाई नहीं कर सकता। ये इसमें उन्होंने इसलिए कहा है कि लाइफ इंश्योरेंस नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल बवाल बैंकिंग क्लासेस। एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, अच्छा सॉरी एक ही छूट गया, इंडेमनीफाई को एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि मिस्टर राजेश है, उनका एक रेस्टोरेंट है, सपोज उसमें 10 लाख रुपए कीमत थी उसमें लगी, उन्होंने क्या किया, एक फायर इंश्योरेंस ले लिया 8 लाख रुपए का। अब क्या हुआ, उस रेस्टोरेंट में आग लग गई और उन्हें 6 लाख रुपए नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें 8 लाख का इंश्योरेंस ले रखा था तो उन्हें पूरे 6 लाख मिल जाएंगे, नहीं। 10 लाख कॉस्ट थी, 10 लाख में से 8 लाख का इन्होंने इंश्योरेंस लगा था, लगभग 80% का। तो आप ये समझ लीजिए 6 लाख का जो इन्होंने इंश्योरेंस करवा, जो लॉस हुआ है उसमें भी सिर्फ 80% को इंडेमनीफाई किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की, मतलब उसी परसेंटेज में किया जाएगा। मतलब 6 लाख का 80% कितना होगा, 4,80,000, समझ गए। 100 रुपए की चीज़ थी, आपने 80 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, 60 रुपए का लॉस हुआ तो आपको सिर्फ 48 रुपए मिलेंगे, ये समझिए मोटा मोटा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, सबरोगेशन का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स, मतलब आप समझ लीजिए जो भी लॉस हुआ इंश्योर्ड पर्सन का, वो इंश्योरेंस कंपनी ने फुलफिल कर दिया और इसके साथ ही राइट दे दिया इंश्योरेंस कंपनी को कि अब इस लॉस को वो कहीं और से रिकवर करे। फॉर एग्जांपल कहीं मान लीजिए फायर हुई है, फायर जिसकी गलती से हुई है, आपने उस पर कोई केस कर दिया, ठीक है, या कंपनी ने इंश्योरेंस पे केस कर दिया, तो आपको तो जो 4,80,000 मिलने थे वो मिल गए इंश्योरेंस, राजेश वाले जो एग्जाम्पल हमने ऊपर लिया। लेकिन जिसकी गलती से आग लगी, मान लीजिए किसी ने जानबूझ के आग लगाई तो उस पर केस हुआ, तो अब वो उसको रिकवर करे, मतलब भले ही उस पर केस करने के बाद, सूट को फाइल करने के बाद 2-4 साल बाद पैसा आए, लेकिन अब ये राइट टू सबरोगेशन का मतलब हो गया, प्रिंसिपल सबरोगेशन का मतलब कि आपने अपने राइट्स उस इंश्योरेंस कंपनी को दे दे कि भैया जिसकी वजह से आग लगी थी उससे आप फुलफिल करो, उससे जाके पैसा आप लो, जाके मुझे आप दो और काम खत्म करो। ये होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ राइट्स। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि जब इंश्योरेंस कई लोग मिल करके किसी एक इंश्योरेंस जो लायबिलिटी होती है उसको फुलफिल करते हैं, इंडेमनीफाई करते हैं। मतलब मान लीजिए कई कंपनीज मिल करके इंडेमनीफाई करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक कंपनी ने पेमेंट कर दिया और बाकी कंपनीज जो बाद में उस कंपनी को पेमेंट कर रही है, ठीक है। मान लीजिए 3 जगह से इंश्योरेंस है अलग अलग अमाउंट का, या उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो वो इन्वॉल्व हो गए, तो वो लोग उसको मिल करके फुलफिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन, नाम से भी क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज का क्या मतलब है, इसका मतलब होता है जो मिसहैपनिंग हुई उसका इमीडिएट कॉज क्या था, किस कारण से हुई, जो लॉस हुआ क्या वो लॉस जो रीज़न था क्या वो रीज़न पॉलिसी में मेंशन था कि नहीं था। मतलब कि समझ लीजिए जैसे अगर फायर इंश्योरेंस है तो उसमें रीज़न दिया हुआ किस किस चीज़ों से फायर लग सकती है, ठीक है। ये नहीं है कि फायर इंश्योरेंस था और आपने बलगरी का क्लेम कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर फायर हो तो जो सोर्सेज मेंशंस हैं फायर के उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, उसके अलावा कंसीडर नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस बिजनेस के टाइप्स बताए गए, एक तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में 3 तरह के बताया गया, पहला है टर्म लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है होल लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है एंडाउमेंट प्लान। टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट किया जाता है, लाइफ प्रोटेक्ट करी जाती है और उसमें कोई मेच्योरिटी वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इसकी प्रीमियम भी कम होती है कंसिडरेबली, ठीक है। जो लाइफ प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली इसमें एक इनिशियल पेमेंट आपने पे कर दिया, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के 10 साल 5 साल या एक पर्टिकुलर एज तक 65 साल 70 साल इस एज तक वो टर्म इंश्योरेंस आपका चलता रहेगा। होल लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि पूरी एंटायर लाइफ टाइम कवर होता है और अगर इसमें इंश्योर्ड पर्सन की डेथ होती है तो पैसा किसको मिलता है, नॉमिनी को मिलता है, और अगर नहीं भी हो रही है तो एक फिक्स्ड अमाउंट मतलब ये विद डिविडेंड्स आपको वापस मिलेगा, मतलब मैच्योरिटी में कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि टर्म इंश्योरेंस में नहीं मिल रही थी। एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है कि आपने एक लमसम अमाउंट शुरू में जमा कर दिया या आप प्रीमियम वाइज जमा कर रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसा बाद में वापस मिल रहा है टुकड़ों में, समझ रहे हैं। मतलब एक टपट जैसे आपने शुरू में पॉलिसी करी 30 साल तक की, आपको फिर 5 साल बाद बोला कि आप कुछ कुछ पैसा वापस मिलने लगेगा एक मतलब इंस्टॉलमेंट्स की तरह, तो दैट इज कॉल्ड एज एंडाउमेंट प्लान। इसमें भी जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है, 10 साल 15 साल 20 साल या 30 साल, ठीक है। जो पॉलिसी इंश्योरेंस है इसमें मतलब जो जो पैसा है वो धीमे मतलब टर्म इंश्योरेंस वापस नहीं आ रहा है, होल लाइफ इंश्योरेंस में एक साथ वापस आ रहा है, एंडाउमेंट प्लान में टुकड़ों में वापस आ रहा है, लाइफ भी इंश्योर्ड है जब तक इंश्योरेंस चल रहा है तब तक के लिए। मनी बैक प्लान या कैश बैक प्लान क्या होते हैं, उसमें भी क्या होता है सर्टेन परसेंटेज जो होता है सम अश्योर्ड का वो एक मतलब वो कुछ वापस कर दिया गया और बाकी सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं वो धीमे धीमे दिए जा रहे हैं, ये भी होता है। एन्युटी प्लान का मतलब क्या होता है, मतलब जो रिफंड है जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह जो है वो टुकड़ों में वापस आ रहा है। मतलब कि जैसे आपने रिटायरमेंट के बाद आपकी सैलरी तो आ नहीं रही है, तो उस सैलरी के बदले क्या किया गया, आपने एन्युटी प्लान ले रखा है तो आपको एन्युटी मिल रही है, मतलब आपको एक पैसा एक आपने मान 10 लाख लगाया तो आपसे कहा गया कि हम हर महीने आपको 8,000 रुपये वापस करेंगे, मोटा मोटा है समझ लीजिए। इमीडिएट एन्युटी का क्या मतलब होता है कि आपने एक साथ पैसा जमा किया, मतलब 10 लाख एक साथ जमा कर दिया, फिर तुरंत ही आपका मान लीजिए इमीडिएटली शुरू हो गया, आप 8,000 रुपये हर महीने आपको मिलने लगा और 10 लाख तो है ही और इंश्योरेंस भी उसके बदले में। ये पूरा LIC की कई पॉलिसीज ऐसी हैं, वयोवृद्ध करके शायद एक योजना थी उसमें ये था। डिफर्ड एन्युटी का क्या मतलब होता है, डिफर्ड एन्युटी में क्या होता है कि या तो आप कई टाइम तक मतलब आप सर्विस पीरियड में आपने डिसाइड कर लिया आप 30 साल या 35 साल के थे, आपने कहा हम अगले 25 साल तक आपको हर महीने 10-10 हज़ार रुपये देंगे, ये आप 60 साल तक करते रहे और 60 के बाद आपको उसकी एन्युटी मिलने लगी, मतलब आपको मान लीजिए 15,000 20,000 कुछ एक फिक्स अमाउंट था इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो आपको रिटर्न आने लगा।
और एक फिक्स अमाउंट भी एक कॉर्पस मिलता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि 1/3 जो कॉर्पस फंड का होता है एक साथ दे देते हैं और बाकी 2/3 की एन्युटी बना देते हैं, मतलब वो टुकड़ों में देते हैं। एक सैलरी की तरह आपके लिए एक रेगुलर इनकम की तरह काम करता है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? ये वो पॉलिसीज होती हैं जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपनी चॉइस करता है कि हमें किस फंड में इन्वेस्ट करवाना है। ठीक है, वो उसने पैसा कंपनी को दिया, फिर कंपनी जिस फंड में वो कहेगा उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। पेड अप वैल्यू क्या होता है? पेड अप वैल्यू मतलब होता है जब प्रीमियम्स पे हो गई हैं एक सर्टेन डिफाइंड पीरियड के लिए, उसके बाद जो सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स अगर नहीं पे करी गई हैं तो जितनी पे करी गई उनके हिसाब से आपका पैसा बना दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपका सम अश्योर्ड कर दिया जाएगा। ये होता है पेड अप में। ठीक है, विद दिस वील स्टॉप दिस वीडियो हेयर नाउ एंड इसके बाद का पार्ट हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूटाइल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग।